आपस के अंधे लोगों ने प्यार जैसे पवित्र शब्द को भी दरियों में डुबो कर रख दिया है और उसे ही प्रेम के रूप में परोसकर अपना उल्लू सीधा करते रहे। और यही आचरण अब स्कूल के बच्चों तक फैल चुका है और इसका परिणाम कितना भयानक हो सकता है ये हरियाणा के एक मामले को देखकर आप लोग खुद समझ जाएंगे। दोस्तों, ये वारदात हरियाणा की है जहां पर एक 13 साल की लड़की को एक ही समय पर एक से अधिक लड़कों से एक साथ प्यार हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब इसे प्यार कहा जाए या वासना का नशा, ये आप इस वीडियो के आखिर में खुद तय करिएगा और हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा आपका जो भी डिसीजन है। दोस्तों, ये घटना हरियाणा के सोनीपत ज़िले की है। यह घटना यहाँ के राई थाने के अंतर्गत आती है, लेकिन इस घटना ने सबको हैरान कर रख दिया है। इस घटनाक्रम की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के टीकागढ़ से। जी हाँ दोस्तों, टीकागढ़ के रहने वाला गंगाराम की शोभा नाम की एक महिला से शादी हुई थी। शोभा पहले से ही शादीशुदा थी, परंतु उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। पहले पति से उसकी बेटी थी और आगे चलकर उसने गंगाराम से शादी की और आगे चलकर गंगाराम से भी उसको एक बेटा और एक बेटी होती है। बेटी का नाम आस्था होता है, उसकी उम्र 4 साल, और बेटे का नाम ऋतिक होता है जिसकी उम्र 5 साल होती है। परिवार बढ़ गया था तो गंगाराम के खर्चे भी बढ़ गए थे, लेकिन उनकी इनकम तो उतनी ही थी। इसलिए अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए मैं सोच रहा था, तभी उसके दिमाग में ये ख्याल आता है कि अब यहाँ से बाहर चला जाए। उसने अपनी पत्नी शोभा से इसके बारे में बात की तो वो भी उसके साथ टीकागढ़ छोड़ने के लिए राजी हो जाती है। दोस्तों, अब दोनों पति पत्नी अपने दोनों बच्चों के साथ टीकागढ़ से रवाना होते हैं और वह हरियाणा पहुंचते हैं। हरियाणा के सोनीपत ज़िले के राई थाना के अंतर्गत आने वाले एक छोटे से गांव में वह आकर रहने लगते हैं और वहीं दोनों मजदूरी करने लगते हैं। शोभा के पहले पति से जो बेटी थी उसकी उम्र 13 साल थी। उसका नाम नीतू होता है और उसे फ़िलहाल इन लोगों ने टीकागढ़ में ही छोड़ दिया था, उसे अपने साथ नहीं लेकर आते हैं। दोनों पति पत्नी इसे क्षेत्र में मजदूरी का काम करते हैं। दरअसल गंगाराम राजमिस्त्री का काम जानता था। वह जहाँ भी काम करता उसके साथ उसकी पत्नी शोभा भी काम करने के लिए चली जाती थी। दोनों पति पत्नी अब अच्छा पैसा भी कमा रहे थे। आसपास के क्षेत्र में उनकी छवि भी अच्छी बन गई थी। उसके बाद साल सन 2013 आता है और उनकी जो बेटी टीकागढ़ में रह रही थी, जो अपने दादाजी की सेवा कर रही थी, अब इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना उस नीतू को भी अपने पास बुला लिया जाए। फरवरी सन 2013 में नीतू भी अब टीकागढ़ छोड़कर अपने माता पिता के पास चली गई। उसकी उम्र 14 साल हो गई थी। यह नीतू का एडमिशन करा दिया जाता है। नीतू घर का कामकाज करने के साथ साथ ही अपनी पढ़ाई लिखाई भी किया करती थी। नीतू ने घर के काम को अच्छी तरह से संभाल लिया। वह सुबह नाश्ता बनाकर स्कूल जाती। दोस्तों, ये घटना अप्रैल के महीने की है। बहुत ही ध्यान से सुनिए। एक दिन नीतू ने अपने पिता से कहा उसे कुछ किताबें चाहिए, या तो उसे आप पैसे दे दीजिए या फिर खुद ही खरीद कर ला दीजिए। तब गंगाराम ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी माँ को पैसे दे दूँगा, वह तुम्हें किताबें खरीद कर ला देगी। इसके बाद पति पत्नी अपने काम पर चले जाते हैं। पत्नी का काम जल्दी ख़त्म हो जाता है, फिर वह पति से पैसे लेकर किताबें खरीदने के लिए निकल जाती है। जैसे ही वह घर पर पहुंचती है तो देखती है कि घर में दोनों बच्चे तो हैं, लेकिन बड़ी बेटी दिखाई नहीं पड़ रही है। शोभा उसे ढूंढती हुई छत पर जाती है, लेकिन छत पर जाने के बाद जो भयानक सीन उसने देखा, उसे देखकर वह चीख मारकर रोने लगती है। उसने देखा कि उसकी बेटी नीतू पेट के बल जमीन पर गिरी पड़ी है। उसकी आवाज़ सुनकर मकान मालिक और आसपास के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। इसी बीच पुलिस को फ़ोन किया जाता है। इधर नीतू को अस्पताल में ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। नीतू का पिता गंगाराम भी वहां मौजूद होता है और अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखकर वह हैरान हो जाता है।
पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करती है क्योंकि शोभा और गंगाराम अभी ऐसी सिचुएशन में थे ही नहीं कि वह पुलिस उनसे कुछ पूछ सके। पुलिस अपने हिसाब से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती है, लेकिन तभी सोमवार के दिन गंगाराम ने खुद सामने आकर कहा कि वह इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहते हैं। गंगाराम कहता है कि मेरी बेटी तो अब चली गई, मुझे अब कोई पीएम नहीं करवाना है। तभी पुलिस ने कहा कि आप यह सब चीज़ें हमें लिखित में दे दीजिए। तब गंगाराम रिटर्न स्टेटमेंट दे देता है। इसके बाद पुलिस डॉक्टर से मिलती है और वहां लड़की का पोस्टमार्टम करवाती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये बात निकलकर सामने आती है कि लड़की की मृत्यु गला घोंटकर की गई है। पीएम रिपोर्ट में लड़की के साथ दुष्कर्म की पुष्टि नहीं होती है। दोस्तों, मामला लड़की से जुड़ा हुआ था और उसकी हत्या की गई थी, इसलिए पुलिस अब इस मामले की जाँच अपनी तरफ से शुरुआत करती है। इस बीच ये जानकारी मीडिया को भी पता लग जाती है कि 14 साल की लड़की की इस तरीके से हत्या हो गई है और ये मामला सुर्खियों में आ जाता है। नीतू को एग्जामिन करने वाले डॉक्टर ने उसके साथ फोर्स इंटरकोर्स की पॉसिबिलिटी बताई है। इस बात को मीडिया ने तूल देना शुरू कर दिया। अपनी जांच के दौरान पुलिस मरने वाली लड़की के माता पिता से पूछताछ करती रहती है। माता पिता अभी यही कह रहे थे कि उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन पुलिस जब तक मकान मालिक से पूछताछ की, मकान मालिक ने बताया कि पूरे घटनाक्रम के दौरान घर से लड़की के परिवार वालों के अलावा और कोई आया ही नहीं। पुलिस का सीधा सबब लड़की के माता पिता यानी गंगाराम और शोभा की तरफ गया। पुलिस ने इन दोनों से पूछताछ का तरीका बदल दिया। पुलिस की कड़ी पूछताछ के बाद वह दोनों पति पत्नी टूट गए और उन्होंने जो स्टोरी बताई उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। लड़की की माता पिता की बात सुनकर पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नीतू की कहानी शुरुआत दादा दादी के घर यानी कि टीकागढ़ से ही शुरू हो जाती है। जब वह केवल 13 साल की थी, उस समय वह 6वीं क्लास में पढ़ रही थी। वह 6वीं क्लास के ही एक लड़के से बातचीत किया करती थी। तब सभी ने इस बात को कहकर टाल दिया कि अभी वह छोटी बच्ची है। अभी यह सब चल ही रहा था कि नीतू टीकागढ़ छोड़कर हरियाणा के सोनीपत में अपने माता पिता के पास जाना पड़ा। सोनीपत आने के बाद भी नीतू को लड़कों से बातचीत करने का मौका मिल जाता है। दरअसल गंगाराम और शोभा काम के सिलसिले में दिन भर बाहर रहते थे। नीतू अपने दोनों भाई और बहनों के साथ घर पे अकेली रहती थी। भाई बहन छोटे थे, इसलिए नीतू इसका फ़ायदा उठाकर खुलकर लड़कों से बात करती थी। उसके पास एक फ़ोन भी था। एक दिन शोभा ने नीतू को फ़ोन पर किसी लड़के से बात करते हुए पकड़ लिया और उसने उसी दिन नीतू की काफ़ी पिटाई भी की। इसके साथ ही शोभा ने नीतू को अच्छे बुरे का ज्ञान भी दिया, उसे समझाया और नीतू ने भी माँ की हर बात पर भरोसा दिलाते हुए कहा आगे से वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। लेकिन नीतू की माँ को दिए गए वादे पर कायम नहीं रह सकी और उसने एक बार फिर से लड़कों के साथ नैन मटक्का और गपशप करना शुरू कर दिया। शोभा हर बार नीतू का मोबाइल पकड़कर छुपा दिया करती थी और नीतू हर बार मोबाइल का इंतजाम करके लड़कों से बातचीत करती थी। नीतू कभी बाथरूम में छुपकर बात किया करती थी, कभी रात में उठकर कहीं छुपकर धीरे धीरे बात किया करती थी। गंगाराम भले ही ना समझ पाए, लेकिन शोभा इस बात को समझ गई थी कि अब नीतू उसके हाथों से बाहर जा चुकी है। लगभग 1.5 महीने के अंदर 50 से 60 बार लड़कों से बात करते हुए उसकी मां ने उसको पकड़ा था। शोभा अपनी तरफ से सारी कोशिश करके हार चुकी थी। आगे क्या करने वाली थी, इसे जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो लाते रहते हैं जिससे हम और आप हमेशा सतर्क रहें। तो दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से सुनिए। शोभा अब इस बात को गंगाराम के कान में डालती है। गंगाराम को जब इस बात का पता चलता है तो वह अपनी बेटी को मारता पीटता है और समझाता है, लेकिन शायद वह ये बात भूल गया था कि वह नीतू का सौतेला पिता है। लेकिन नीतू को ये बात अच्छी तरीके से पता थी, इसलिए नीतू अपने सौतेले पिता को जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। नीतू बाप बेटे के रिश्ते में बिल्कुल भी उसे कोई लिहाज नहीं रखती है
और गंगाराम को पलटकर कई जवाब दे देती है। वह कहती है कि तुम होते कौन हो, मुझे रोक रहे हो, मेरी जहाँ मर्जी होगी वहाँ बात करूँगी, मेरा जो मन आएगा वह करूँगी। इसके बाद वह अपने पिता से बात करने के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करती है, शायद वैसे शब्दों का इस्तेमाल कोई भी औलाद अपने माता पिता से नहीं करती होगी। दोस्तों बहुत ही ध्यान से सुनिए। एक बार गंगाराम के सामने नीतू का मुंह क्या खुला, माँ बाप का मुंह बंद हो गया और नीतू की हरकतें खुलकर सामने आने लगीं। अब वह माता पिता के सामने ही लड़कों से बात करती, उनसे उल्टे सीधे हंसी मजाक करती। इस बात को लेकर घर में आए दिन कलेश होने लगा, घर का माहौल ख़राब हो गया। ये घटना 29 अप्रैल की है। जी हाँ दोस्तों, जब परिवार के सभी सदस्य रात में बैठकर खाना खा रहे थे, तभी नीतू का फ़ोन आता है और किसी लड़के से वो बात कर रही थी। गंगाराम एक बार फिर अपनी बेटी को प्यार से समझाता है कि तुम जो कर रही हो वो बहुत गलत है, इसे बंद कर दो। लेकिन नीतू अपने माता पिता को उसी मुंह पर सीधे जवाब दे देती है कि मैं इसे बंद नहीं करूंगी, मेरा जो मन आएगा वहीं करूंगी, मुझे ज़्यादा परेशान मत करो। अगर मुझे ज़्यादा परेशान करोगे तो मैं किसी लड़के के साथ भाग जाऊंगी। इसके बाद मैं खाना छोड़कर उठकर चली जाती है। फिर मैं अपने कमरे में जाकर अंदर से कुंडी लॉक कर लेती है। गंगाराम और शोभा को इस बात का एहसास हो जाता है कि उनकी लड़की नीतू न केवल उनके हाथ से निकल चुकी है, बल्कि वह उनके बदनामी का कारण भी बनती जा रही है। इतना ही नहीं, घर में मौजूद छोटे छोटे बच्चों का भी इस पर बुरा असर पड़ रहा है। इन सब से छुटकारा पाने के लिए वह दोनों एक भयानक तरीका सोचते हैं, उसको अंजाम देने की तैयारी करते हैं। सुबह 7 बजे दोनों नीतू के कमरे में जाते हैं और गंगाराम नीतू के पैर पकड़ता है और शोभा नीतू के सीने पर बैठकर उसका गला दबाने लगती है। थोड़ी ही देर बाद नीतू दम तोड़ देती है। इसके बाद दोनों उसकी डेड बॉडी को छत पर छुपा कर रख देते हैं। इसके बाद वह दोनों नीतू की हत्या को कोई और रंग देने की तैयारी कर लेते हैं। दोनों सामान्य दिनों की तरह अपने काम पर चले जाते हैं और उसके बाद शोभा यह कहकर वापस आती है कि उसे नीतू के लिए किताबें खरीद कर देना है, ताकि लोगों को लगे कि इस घटना में इन दोनों का कोई हाथ नहीं है। वो तो अपनी बेटी की किताबें खरीदने के लिए गई थी। घर आने के बाद चीखने की, चिल्लाने की और रोने का ड्रामा करती है, ताकि हत्या का शक सीधे उन पर ना पड़े और किसी तीसरे पर्सन पर ध्यान चला जाए। लेकिन फाइनली दोनों कानून के शिकंजे में आ जाते हैं। दोस्तों, एक अच्छे माता पिता के तौर पर बच्चों का ख्याल रखना, उन पर कंट्रोल करना, उन्हें अच्छे बुरे की बात समझाते हुए अच्छी राह पर चलते रहने की प्रेरणा देना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर कोई बच्चा गलत रास्ते पर चला जाए तो उसका ये समाधान तो बिल्कुल भी सही नहीं है जो गंगाराम और शोभा ने किया। आवश्यकता थी सोच समझकर इसे बेहतर समाधान निकालने की। फिलहाल दोनों जेल में हैं और उन पर हत्या का मुकदमा चल रहा है। वैसे आपके हिसाब से इस तरह की समस्या का बेहतर समाधान क्या हो सकता है? अपना जवाब कमेंट में अगर अभी तक नहीं बताया है तो बताकर ही जाइएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पास वाला बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम लाते रहते हैं। तो जब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें।